वेलकम बैक इन एसी क्लासेज। आज हम लोग अप्लाइड साइंस क्लासेज में शुरुआत कर रहे हैं 10th के सिलेबस की, और उसमें हम लोग पोलिनोमियल की शुरुआत कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पोलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो उस पोलिनोमियल की शुरुआत के पहले थोड़ा सा टर्म है, कुछ स्पेशल देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप जानते होंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप जानते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है फंडामेंटल ऑपरेशन साइन के साथ। यानी आप कुछ उसमें लेटर्स लिखते हैं, कुछ नंबर लिखते हैं और उनके साथ कुछ एल्जेब्रिक साइन लगाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इन साइन के माध्यम से हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2x³ + 3x + 5, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे ही √x + 5, ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद आती है पोलिनोमियल की बारी। तो पोलिनोमियल में क्या हो जाता है, पोलिनोमियल, तो इस पोलिनोमियल में क्या हो जाता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ only non-negative power of variables। यानी वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसमें वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल्स में आप जानते हैं कि जैसे हम इसी को ले लें कि 2x² + 3x + 5, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन ले लें तो वो एक्सप्रेशन हमारा एक हो जाएगा पोलिनोमियल। इसी तरीके से 3x + 5 ये भी हो जाएगा आपका एक पोलिनोमियल। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या √x + 5 आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप कहेंगे कि √x + 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें √x जो लिखा गया है, तो √x का मतलब हुआ कि x का पावर 1/2। यहाँ जो लिखा गया है √x + 5, तो इसका मतलब हो गया कि x का पावर 1/2 + 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x का पावर जो वेरिएबल है उसी का पावर देखना है। तो x का पावर आपका कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो 1/2 आपका एक इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम कहते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि उसमें 0 भी हो सकता है या कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर के जगह पर क्या हम पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर लिखना उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। अब पूछा जाए कि इस 5 में x का पावर कितना है, तो 5 में x का पावर समझने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि 5 यानी 5 × आप 1 लिख सकते हैं, और इसका मतलब हो गया कि 5 × x का पावर 0। आप जानते हैं कि x कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है एक, तो उसका पावर 0 देने पर 1 होता है। यानी 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी टर्म लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, उसका पावर 0 देंगे तो वो हमेशा 1 आ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 5 में x का पावर
जीरो है। तो ये भी एक आपका पोलिनोमियल है। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में आप देखे होंगे कि जिस पोलिनोमियल में एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। अगर कोई कांस्टेंट लिखा जाए, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 10, ये भी आपका एक पोलिनोमियल हुआ। तो 0 ये भी आपका एक पोलिनोमियल हुआ। तो 10 को हम लोग यहाँ पर कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये जो आपका हुआ ये हुआ कांस्टेंट पोलिनोमियल। और ये 0 जो है ये 0 हो गया आपका, इसको कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। तो अब इसकी डिग्री की बात करते हैं अगर हम, तो किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर 2x² + 3x + 5 में पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री x है वेरिएबल और इसका लास्ट पावर क्या है, अंतिम पावर हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें पूछा जाए कि कितना है, तो x का पावर 1 है हाईएस्ट, तो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। तो कहीं भी आपको पोलिनोमियल की डिग्री बतानी हो तो सीधे देखिए कि उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि हम पूछें कि 3x पावर 3 + 2x² y² + y + 5। अब इसमें पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री के लिए देख रहे हैं कि ये जो टर्म है 3x एक क्यूब एक टर्म है, तो 3x³ में आपका पावर 3 है। अगर 2x² y² में बात की जाए तो इसमें ऐसा नहीं समझना कि यहाँ x का पावर 3 देख रहे हैं, यहाँ 2 है तो कहेंगे कि इस टर्म का पावर 2 है। नहीं, यहाँ पर x का पावर 2 है, साथ में एक और वेरिएबल है उसका भी पावर 2 है। तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल किसी एक टर्म में होते हैं तो उनके सारे पावर को जोड़ना है। तो इस टर्म के लिए पावर हो गया 2 + 2 यानी 4, इसमें हो गया आपका 1, इसमें हो गया 0। यानी कोई मैटर नहीं है कि वेरिएबल क्या यूज किए हैं, कोई भी वेरिएबल है तो पूरे हर एक टर्म में पूरे वेरिएबल का पावर जोड़ेंगे, जो आएगा वो उस टर्म का पावर हुआ। अब टर्म की बात करें तो जितना भी प्लस माइनस से आप अलग अलग कर सकते हैं वो टर्म होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले टर्म नहीं होते। जैसे इसमें पूछा जाए कि कितने टर्म हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हुए। ऐसा नहीं कहेंगे कि 3 एक टर्म हो गया, x³ एक टर्म हो गया, फिर 2 एक अलग टर्म हो गया, x² अलग हो गया, y, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें 4 टर्म्स हैं और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री, तो इसकी डिग्री आ गई 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 0 है, तो सबसे ज़्यादा 4 है, तो ये हम लोग 4 ले लिए। तो इतनी बात तो हम लोग 9th क्लास में समझे हुए थे। अब 10th क्लास में फिर पोलिनोमियल ही हम पढ़ रहे हैं। तो 10th क्लास में पोलिनोमियल में विशेष हमको क्या जानना है, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में जानना है। तो आप डिफिनीशन नोट कर सकते हैं कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वह कांस्टेंट वैल्यू जिसको पुट करने पर और उसका वैल्यू निकालने पर, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने पर 0 आ जाए, उसको हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। तो एक डिफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा, द कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल फॉर व्हिच the value of polynomial becomes 0 is known as zero of the polynomial। यानी वेरिएबल का ऐसा कांस्टेंट पावर जिसके जगह जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करें तो उस पोलिनोमियल का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर 0 आ जाए, तो उसको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि जीरो पोलिनोमियल और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दोनों सेम चीज़ है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जीरो पोलिनोमियल दूसरा कुछ नहीं होता, केवल 0 होता है, जबकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब हो गया कि उस पोलिनोमियल में
कौन सा वैल्यू हम पुट करें जिसके लिए वो 0 बन जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेते हैं कोई पोलिनोमियल 3x + 6 इक्वल्स टू, ये आपका एक पोलिनोमियल हो गया 3x + 6 एक पोलिनोमियल है। अब 0 इसका निकालना है, तो 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वल टू 0 करेंगे। और जब इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा कितना आएगा, 3x इक्वल्स टू आ जाएगा -6 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -6/3 कट जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका -2। यानी पोलिनोमियल 3x + 6 और ये ध्यान रखेंगे कि जब ये 3x + 6 बोलेंगे तो ये पोलिनोमियल हुआ, इसी पोलिनोमियल में इक्वल के बाद भी कुछ लिख देते हैं तो अब वो आपका पोलिनोमियल नहीं होकर के वो एक इक्वेशन बन जाएगा। तो पोलिनोमियल 3x + 6 का 0 कितना होगा, तो आपका -2 होगा। तो इस तरीके से हम 0 ऑफ द पोलिनोमियल किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अब पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 आता है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, पावर 2 आता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, पावर 3 आता है तो क्यूबिक कहेंगे, पावर 4 आता है तो बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो इन्हीं के बारे में, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें ध्यान देना है कि 10th में जितना भी हम लोग बात करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हर एक टॉपिक आपका 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है। आपका जितना भी सॉल्व करेंगे, जैसे ये आपका x था, एक वेरिएबल का था, पावर 2 वाला भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, वो भी आपका एक वेरिएबल में ही होगा, पावर 2। तो आप क्वाड्रेटिक को देखते हैं और 0 कैसे निकाला जाता है ग्राफ में उसको देखते हैं। चूँकि ग्राफ आपका दिया हुआ है कुछ पोलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में, तो वहाँ पर ग्राफ से आपको समझना है कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल कितने हैं और उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, पोलिनोमियल के ग्राफ की बात करें, आप क्वेश्चन देखेंगे अपने बुक में तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन है, उसमें दे दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे दिया गया है एक फंक्शन का ग्राफ, या आप पोलिनोमियल बोलिए, फंक्शन आगे बढ़ना है तो जैसे समझ लीजिए कि जैसे फंक्शन है वो पोलिनोमियल भी वही चीज़ है। पोलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अब फंक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, अलग टाइप के भी हो सकते हैं। लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारा केवल अलजेब्रिक टर्म ही रहेगा। तो अब जैसे इसी को कहा जाए कि ये मान लीजिए कि px का कोई ग्राफ है, हम नहीं जानते हैं कि उसमें x कितना होगा, y कितना होगा, ये सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक फंक्शन का ग्राफ है। अब पूछा जाए कि इसका 0 कितना होगा, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि ये px का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो px का वैल्यू 0, जब px ही देख रहे हैं ऊपर नीचे जा रहा है तो ये x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इसमें कोई भी 0 नहीं होगा, नो 0, इसका कोई भी 0 नहीं हुआ। एक दूसरा ग्राफ हम लेते हैं, जैसे इसी टाइप से मान लीजिए कि ये x एक्सिस y एक्सिस अंडरस्टूड है। अब मान लीजिए कि हम कोई ग्राफ ले लिए ऐसे लाइन, तो ये आपका हुआ। तो इसमें आपको 0 पता करने के लिए ग्राफ में दूसरा कुछ नहीं देखना है, केवल यही देखना है कि वो x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है या कितने बार टच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ ये 3 बार, यानी ये 3 जगह काट रहा है x एक्सिस को। तो जब x एक्सिस को 3 जगह काट रहा है तो इसका मतलब कि इसमें 3 जीरोज हो गए, 3 जीरोज में आप देखेंगे अलग अलग बुक में, तो RO के बाद ES भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, या कहीं कहीं S भी लिखा हुआ है, दोनों प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं 3 जीरोज। तो ये 3 जगह काट रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई हम ग्राफ बनाते हैं ऐसा जो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ये x एक्सिस को 1 बार काटा है, y को कितने बार काटता है उससे कोई मतलब नहीं है, x को कितने बार काट रहा है, तो यहाँ पर एक जगह काट रहा है तो ये 1 0 होगा। अगर कोई ग्राफ बेंड कर रहा है ऊपर नीचे
तो ग्राफ को देख कर हम पता कर सकते हैं कि उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। एक साइड में जब लाइन आएगा तो उसकी डिग्री 1 होती है। तो जितने बार लाइन ऊपर या नीचे हो रहा है, मतलब बेंड कर रहा है, तो उतना उसका डिग्री होगा। अगर पूछा जाए कि इस ग्राफ की डिग्री कितनी होगी, या इस पोलिनोमियल का, इसका जो करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री होगी आपकी, चूँकि एक बार लाइन जा रहा है ऊपर की ओर, तो इसकी डिग्री 1 होगी। कोई ना कोई 1 डिग्री का ग्राफ होगा। अगर इसमें पूछा जाए तो जैसे यहाँ पर एक लाइन, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पाँचवीं लाइन, तो ये इसकी डिग्री 5 हो गई। अगर इसमें पूछा जाए कि कितनी है, तो एक ये हो गया पार्ट, एक ये हो गया दूसरा, और ये तीसरा हो गया। तो ये 3 बार लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, कर्व है चाहे स्ट्रेट है उससे कोई मतलब नहीं है। एक ये लाइन, एक ये लाइन, बेंडिंग के पहले एक मानना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, तो टोटल 3 लाइन हुए। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। उसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में कितना हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक में मान लीजिए कि ऐसे कोई चला गया है, या उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसे जब चला गया तो यहाँ पर 1 और 2 जगह पर ही काट रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें कितने जीरो होंगे, तो 2 जीरो होंगे। तो इसके जीरो की संख्या हो गई 2 जीरोज, ये 2 जीरोज हो गए। अब पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी होगी पोलिनोमियल की, तो देखिए एक लाइन ये बन रहा है और एक लाइन ये बन रहा है, 2 लाइन बन रहा है, यानी कोई ना कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो इस तरीके से बेंडिंग के आधार पर हम देख सकते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, और एक्स एक्सिस को जितने बार में वो काट रहा है या टच कर रहा है वो उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। अब जैसे एक और ग्राफ हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई ग्राफ हमारा इसी पर दिखा देते हैं, ऐसे चला, ये भी आपका 1 और 2, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक में आप देख रहे हैं कि केवल एक जगह टच किया है यहाँ पर, तो एक जगह टच किया है तो इसका भी 1 जीरो ही होगा। इसके लिए अगर पूछा, इसमें क्वाड्रेटिक का 1 और 2, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक का 1 हुआ। अब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा इक्वेशन मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ ऐसे हम लिए, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, तो पूछा जाए कि इसका जीरो कितना है, तो इसमें जीरो कोई है ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है। तो जो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा उस पोलिनोमियल के लिए कोई भी जीरो नहीं होगा। यानी उस पोलिनोमियल में आप कोई भी नंबर रखेंगे दुनिया का, तो उसके लिए पोलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू जीरो कभी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लेते हैं जीरो के बारे में। तो इस बात को समझने के बाद आप एक्सरसाइज 2.1 को आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद 2.2 के लिए हम कुछ देख लेते हैं कि जो जीरो होते हैं उनको हम निकालेंगे कैसे क्वाड्रेटिक के लिए, और उस क्वाड्रेटिक के जीरो के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं पोलिनोमियल के, यानी एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म का, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो अब आप दोनों एक्सरसाइज आराम से बनाइएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक में हमारा जो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, ये होता है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू आपका जीरो होना चाहिए। अब इसी पोलिनोमियल के लिए हमको कुछ रिलेशन देखना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर एक्स के कुछ वैल्यू आएंगे जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहे जाएंगे। तो उन जीरो ऑफ पोलिनोमियल को अगर हम मान लेते हैं कि लेट द जीरोज ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल जो है आपका आर अल्फा एंड बीटा, इसके 2 मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, रियल और अनरियल, उतने ही उसके जीरो होते हैं। रियल जीरो भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है।
तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरो मिलेंगे। तो 2 जीरो में मान लिया कि एक जीरो का नाम हमने लिख दिया अल्फ़ा और दूसरे जीरो का नाम लिख दिया आपने बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन क्या पाया जाता है, तो अल्फ़ा बीटा में रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज तो इक्वल टू कितना होता है, तो इस पोलिनोमियल में जो दिया गया है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस बी क्या होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहते हैं, तो ये होता है आपका सी बाई ए के बराबर। तो इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए आपके दो रिलेशन बन जाते हैं क्वाड्रेटिक के केस में। तो अब इस पर एक दो को क्वेश्चन है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहला दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज 2.2 का कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो निकालिए और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। तो रिलेशनशिप में वेरीफाई क्या करना है, पहले तो इसका जीरो निकालिए और जीरो निकालने के लिए आप जानते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करना है। तो पी एक्स इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। फैक्टराइजेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं, शुरू में आप फैक्टराइजेशन के माध्यम से बनाएंगे। फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो हो गया, यानी x कॉमन हो गया तो यहाँ x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन हो गया, x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया जीरो। तो अब डायरेक्ट आप लिख लेंगे कि x माइनस 4 जब जीरो लेंगे, दोनों में से कोई एक फैक्टर जीरो हो सकता है, इतना इंटू इतना, तो जब ये जीरो लेंगे तो आपका x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 4। तो आप लिख लेंगे कि x का वैल्यू 4 हो गया। इसके अनुसार जब जीरो लेंगे कि x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस 2 यानी माइनस 2। तो x का वैल्यू ये माइनस होगा, तो x का वैल्यू 4 और माइनस 2 आ गए, तो दो आपके जीरोज आ गए जो अल्फ़ा और बीटा थे। तो देयर लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू, कोई भी अल्फ़ा मान सकते हैं कोई भी बीटा, तो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये दो आपके जीरो हो गए। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन में क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस 2। तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं। नाउ a इक्वल्स टू आपका हो गया 1, b इक्वल्स टू हो गया माइनस 2, c इक्वल्स टू हो गया माइनस 8। तो इसलिए अब हमको रिलेशन याद है कि रिलेशन में हमारा क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। तो लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, 4 प्लस माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 यानी आपका आ गया 2। और इसके जगह पर फिर आगे लिखेंगे कि माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू कितना होगा, तो माइनस बी के जगह पर आ गया माइनस माइनस 2 बाई 1 यानी 2 बाई 1, तो ये आपका आ गया 2। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 4 इंटू माइनस 2, तो ये हो गया आपका माइनस 8। और c बाई ए जब निकालेंगे तो c बाई ए का वैल्यू हो गया माइनस 8 बाई में 1 यानी माइनस 8। तो देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। तो हेंस
फाइनल रिजल्ट आप लिख देंगे एक बार लास्ट में कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। यही आपका वेरीफाइड हो गया रिलेशन। तो इसी तरह से आपको काम करने हैं आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें एक्सरसाइज में तो आप सबसे पहले px को 0 लेंगे, px की जगह पर उसका वैल्यू लिखिए, फैक्टराइज कीजिए, 2 फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर का वैल्यू 0 कीजिए और 0 करने के बाद आपके दोनों रिजल्ट निकल जाएंगे अल्फ़ा बीटा। आप वेरिफिकेशन के लिए ऐसे करेंगे, ए बी सी लिख लीजिएगा, इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिएगा, जो वैल्यू आए हैं उनको जोड़ करके देखिए एक बार कि कितना आ रहा है, फिर माइनस बी बाई ए देखिएगा ये कितना आ रहा है। जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तब लिखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। उसी तरीके से अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद सी बाई ए निकालिएगा, फिर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आप लिखिएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आप बनाइए बात समझ करके। और इसके बाद जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन बता देंगे। इसके कुछ क्वेश्चन जो आपको लगेंगे कि प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा तो उसको भी देख लेंगे, या नहीं तो फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 10th क्लास के लोगों को जोड़िए ताकि आप घर बैठे अपने सिलेबस की पढ़ाई अच्छे ढंग से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।